एंड एवरीवन, स्वागत है आपका बी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं आईएनएस ब्रह्मपुत्र को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आईएनएस ब्रह्मपुत्र जो कि 4 महीने पहले एक बहुत बड़े फायर एक्सीडेंट का शिकार हुई थी और उसके बाद से इस शिप को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था और ये एक तरफ टिल्ट कर गई थी। उसके बाद से इसको रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको मेंटेन करके भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई थी। हालांकि पहले जो अध्ययन है डैमेज का वो किया जाना था, लेकिन अब इंडिया टुडे की रिपोर्ट माने तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक बार फिर से जो आईएनएस ब्रह्मपुत्र है ये वापस जो है अपने अपराइट पोजीशन पे आ चुकी है और जो मेंटेनेंस का कार्य है ये शुरू कर दिया गया है। ऐसे संभावनाएं व्यक्त करी गई हैं कि 1 वर्ष के अंतर्गत ये जो शिप है एक बार फिर से भारतीय नौसेना के सर्विस में हमें ऑपरेशनल होती दिखाई पड़ेगी। आपको याद दिलाते चलें कि इस फायर एक्सीडेंट में भारतीय नौसेना के एक वीर जवान वीर गति को प्राप्त भी हुए थे। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस टोर्ड आर्टलरी गन सिस्टम को लेकर आ रही है। एडवांस टोर्ड आर्टलरी गन सिस्टम जो कि इस समय भारतीय थल सेना में बड़ी संख्या में इंडक्ट की जानी है और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। और आपको हाल ही में हमने डिफेंस न्यूज के वीडियो में बताया भी है कि इसमें कंपैटिटर कौन कौन है और कितना फियर्स कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। ये सारी बातें चल ही रही थी कि आर्मेनिया को लेकर के द प्रिंट की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। अगर हम द प्रिंट की रिपोर्ट की बात माने तो आर्मेनिया एक बार फिर से जो एडिशनल बैच है या सेकेंड बैच है 80 एजीएस का, इसके ऑर्डर को प्लेस करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट बैच आर्मेनिया के द्वारा रिसीव किए गए हैं वो उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश है, संतुष्ट है। और वो इतने ज़्यादा संतुष्ट है कि वो जो एडिशनल बैच है 80 एजीएस का, इसके ऑर्डर्स को प्लेस करने वाले हैं। हालांकि नंबर्स को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है और ऑर्डर वैल्यू क्या होगी इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। और ये प्रदर्शित करता है कि आर्मेनिया जो मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम है इनको लेकर कितना ज़्यादा प्रोत्साहित है और कितना आश्वस्त है इनकी क्वालिटी को लेकर के। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक भारत की तरफ से 80 एजीएस के जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस नहीं किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में भारत के द्वारा गयाना डिफेंस फोर्स को दो जो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है ये दिए गए थे और उसके बाद से गयाना ने इसको लेकर के कुछ मॉडिफिकेशंस की मांग करी थी। लेकिन अब फाइनली गयाना डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने रखी गई है, जहां पर रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गयाना डिफेंस फोर्सेस ने जो ऑफिशियली 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर किया गया था, उनको उन्होंने कमीशन कर दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गयाना डिफेंस फोर्सेस इस समय भारत के साथ और भी जो दूसरे हथियार हैं इनको लेकर बातचीत कर रही हैं, जिसमें मुख्यतः जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं और जो दूसरे वेपन सिस्टम है इनको लेकर बातचीत चल रही है। आपको बताते चलें कि इस समय डॉर्नियर 228 की जहां तक बात रही तो ये काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है और ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर रेस्क्यू मिशन हो गए, उस पर ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। और भारत ने सिर्फ गयाना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी ये जो एयरक्राफ्ट है ये सप्लाई किए हैं। और अब भारत को भी उम्मीद है कि गयाना के बाद एक जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट्स के भारत को मिलते रहेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट तुर्की को लेकर आ रही है। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब बात आती है अनमैन एयर व्हीकल टेक्नोलॉजी की तो वहां पर तुर्की काफ़ी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है और एक के बाद एक जो बड़े डेवलपमेंट है हमें बैरक्टर सीरीज में देखने को मिले हैं। हाल ही में तुर्की से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर तुर्की का जो नया अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है जिसको हम बैरक्टर TB3 के नाम से जानते हैं, ये अब देश का पहला उनका एक ड्रोन बन चुका है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड कर चुका है। जी हाँ, ये अपने कैटेगरी का पहला ड्रोन है जिसने सक्सेसफुली जो एक शॉर्ट रनवे कैरियर है जिसका नाम TCG एनोडोलू है, उस पर उसने ट्यूसडे को लैंड किया था। बैक्टर TB3 की बात करें तो इसने इतिहास रच दिया है अनमैन्ड व्हीकल के क्षेत्र में, क्योंकि अब ये शॉर्टर रनवे के जो कैरियर्स हैं वहाँ से टेक ऑफ और लैंड भी कर सकता है। और इस बात की जानकारी जो है इस समय ट्विटर पे लगातार आगे बढ़ रही है। अब अगर हम TB3 की बात करें तो ये अपने साथ जो अलग अलग पेलोड्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है, जिसका इस्तेमाल कॉम्बैट मिशन और रिकॉनेसेंस मिशन में भी किया जा सकता है। हालांकि इसका भी सिलसिलेवार जो टेस्ट है वो आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद जो इसके ऑर्डर्स हैं फिर वो एक्सपोर्ट ऑर्डर होंगे और ऑपरेशनल जो ऑर्डर्स हैं दोनों तुर्की के द्वारा प्लेस किए जाने हैं। हमारी अगली वीडियो राफेल को लेकर आ रही है। दोस्तों, राफेल को लेकर डिबेट जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां भारतीय नौसेना इसी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले जो 26 की संख्या में जो राफेल एम फाइटर्स हैं इनकी डील को फाइनलाइज करने वाली है, तो अब भारतीय वायुसेना के जो वेटरन हैं और पूर्व हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमें MRFA का पीछा एकदम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि MRFA हमारे लिए बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है। और अगर सही मायने में इंडियन अथॉरिटीज़ ये चाहती हैं कि भारतीय वायुसेना रिकॉर्ड लो स्तर पर अपनी स्क्वाड्रन क्षमता पे ना आ जाए, तो अब बेहतर यही होगा कि या तो आप एडिशनल जो राफेल फाइटर्स हैं इनके डील को फाइनलाइज करिए, और अगर आप ये काम शीघ्र नहीं कर सकते
तो फिर जो सुखोई 30 MKI के नंबर्स हैं इनको इंक्रीज़ करने के बारे में विचार करना चाहिए। आपको याद दिला दें, इससे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने खुद ये ऑफ़र भारत के सामने रखा था कि जो एडिशनल 72 के आसपास जो Su-30 MKI हैं, इनके ऑर्डर्स दिए जाएँ, जो कि सुपर 30 अपग्रेड के साथ देखने को मिलेंगे और ये भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएँगे और जो नंबर्स हैं वो 300 प्लस हो जाएँगे। और क्योंकि ये अपग्रेडेड वेरिएंट होने वाले हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है भारतीय वायुसेना की ताकत भी इनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और ये भारतीय वायुसेना को तकरीबन 2029 तक प्रदान भी कर दिए जाएँगे, ऐसा एचएएल क्लेम करती है। हालाँकि अब जो समस्याएँ हैं वो 2030 तक बनी ही रहेंगी, क्योंकि अगर एमआरएफए हो भी जाता है तब भी हमें जो पहला एयरक्राफ्ट है वो तकरीबन 6 वर्षों में ही मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप 2025 में भी देखते हैं तो पहला एयरक्राफ्ट आपको 2030 से 31 तक ही देखने को मिलने वाला है। तो चीज़ें अब भारत के हाथ से धीरे-धीरे निकलती जा रही हैं। बेहतर यही होगा या तो एमआरएफए को स्क्रैप कर दिया जाए और जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनकी तरफ देखा जाए, जहाँ पर एक और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है। और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर एडिशनल Su-30 MKI या तो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म है, इनके नंबर्स को बढ़ाए जाने की बात होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, भारतीय वायुसेना को क्या करना चाहिए और भारत की अथॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। कि भारतीय वायुसेना अब एक ऐसी स्थिति में आ चुकी है जहाँ पर ऑलरेडी हम रिकॉर्ड लो स्ट्रेंथ पे हैं और अगर यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है इसमें और डिले हुई तो इसका खामियाजा भारतीय वायुसेना को ही भुगतना पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, जहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और एक ग्राउंड ब्रेकिंग जो इनोवेशन है वो हमें देखने को मिला है। दरअसल जो रिसर्चर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम विकसित किया है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे 3D प्रिंटिंग टेक्निक को यूज़ करके डिज़ाइन किया गया है और ये जो हाई शेयर फ्यूल इंजेक्टर है ये प्रॉमिस करता है कि जो कंबशन एफिशिएंसी है मिलिट्री एविएशन में, इसमें ये काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आ सकता है, क्योंकि इसके पास ये एबिलिटी है कि ये एक्सेप्शनली स्मॉल जो फ्यूल ड्रॉपलेट्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकता है और वो इंश्योर करेंगे ऑप्टिमल कंबशन को। और सबसे खास बात तो ये है कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए जो परफॉर्मेंस होगी इंजन की उसको एनहांस करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अब अगर हम फ्यूल इंजेक्टर्स की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि बेसिकली फ्यूल डिलीवरी का काम करते हैं और ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो एफिशिएंट और स्टेबल कंबशन है वो हमें देखने को मिले और ये चीज़ें अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने कर दिखाई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है रशिया से। रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के डिप्टी जनरल डायरेक्टर सर्गी कोरोत्को ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उनके बयान की बात माने तो उन्होंने ये कहा है कि इस समय जो उनका Su-75 चेकमेट जो कि एक लाइट सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, ये अपने डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस में है और बहुत जल्दी आपको इसको लेकर के जो बड़ी अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। उन्होंने कहा बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो इस समय बेसब्री से इस एयरक्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं और ये बात अब रशिया को समझ में आ चुकी है और इसके लिए हम जो एडवांस स्ट्रेटजी है उसका इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर इसका जो फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट है आपको देखने को मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारी ओपिनियन में जो डिमांड है इस एयरक्राफ्ट की वो काफ़ी ज़्यादा है और हम ये दिखाएंगे कि ये प्रोटोटाइप कितना ज़्यादा कैपेबल होने वाला है और बहुत सारे पोटेंशियल बायर्स को ये ऑफर भी किया जाएगा। दरअसल पहली बार इस एयरक्राफ्ट को जो रशिया का मार्च 2021 एयर शो है वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था और उसके बाद से इसमें बहुत सारे जो डिज़ाइन चेंजेस हैं वो हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।